अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 13 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके बकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार हर तरह के ओछे हथकंडे जवाज घड़ने के बावजूद खान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राफ को एलिवेट होने से नहीं रोक पा रहे। एक तो जुम्मा हो, मार्च का इंतहाई अहम दिन हो और वो पटवार खाने पर भारी ना पड़े, ये हो कैसे सकता है? अब आप सोचिए कि जिस शख्सियत को ये बड़ा बनाकर अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिखाते रहे हैं, वो इस्लाम के बारे में और उनके फिरकों के बारे में राय क्या रखते हैं, आज ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि असल कहानी ये नहीं है कि जंग किसी एक मुल्क के खिलाफ है, कहानी ये है कि अब इसको किस चीज से जोड़ा जा रहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर नेशनल प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हैं मुअम्मा बन गए। आपको पता है सिर्फ नेशनल जनरल इलेक्शंस के अंदर ही आरटीएस नहीं बैठता है। एक मामूली से प्रेस क्लब के इंतखाबात में कुल लोगों की या कुल उनके जो मेंबर्स की तादाद है वो 3-4 हजार से ज्यादा नहीं होनी, बहुत ज्यादा होगी तो 5,000 हो जाएगी, और 5,000 लोगों की गिनती नहीं हो पा रही है। अब आप समझेंगे कहानी कितनी बड़ी है। और फिर वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये भी मैं आपको बता दूं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो कुछ टिसोरी साहब के साथ हुआ है ना, अब वक्त ही जानता है। मैं तो अभी ट्वीट थोड़ी देर पहले किया है, हटाना था तो बताकर हटा देते, किसी चपरासी को तो नहीं हटा रहे थे। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इसकी खबर की तफसील, कुछ और तफसीलात और ईरान अमेरिका इजराइल जंग के अंदर नया ट्विस्ट, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपको पता ही है, जुम्मा हो, पटवार खाने के ऊपर बिजलियां ना गिराए और भारी ना पड़े, ये हो नहीं सकता। एहतजाज करना चाहें तो फिर भी आपके पास सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है, वो आपको पता है कौन सा तरीका है। वो कमेंट सेक्शन में आपको पता है कि आपने कैसे एहतजाज करना है, उस पर पैसे भी नहीं लगते, ऊँग भी नहीं आती और उसमें मार भी नहीं खानी पड़ती, बड़ा आसान तरीन तरीका है। तो इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं कि जुम्मा पटवार खाने के ऊपर कैसे भारी पड़ा और कौन सी शख्सियत है जिन्होंने इनके किए कराए के ऊपर पानी फेर दिया, इस तरह फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस वक्त सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर चुके हैं, तो उनकी अपडेट आई है। शहबाज शरीफ ने जद्दा में मुमलिकत सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से मुलाकात की। इस मौके के ऊपर नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा सेनेटर इसहाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के आगाज में वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार किया। क्योंकि प्रेस रिलीज है, या आपके पास आपके साथ शेयर करना है, फिर आगे चल के असल कहानी में बताता हूँ। वज़ीर आज़म ने इन आजमाइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने इज़्ज़त माब वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। ये तो वो प्रेस रिलीज है जो आपके सामने रखना था। अब जरा आ जाते हैं वो जो बिल्ली थैले से बाहर आई है, जिनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जिनके बयानात टीवी पर कभी नहीं चले थे, अब हम चलाते हुए थकते नहीं हैं, वो साहब हैं इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। और उन्होंने यहूदी मसीहा यानी दज्जाल की आमद तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। रात गए इन्होंने ये बयान दिया, अगर ईरान गिरता है तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये नेतन्याहू कहते हैं ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब खित्ते की ताकत नहीं रहा जिसके खिलाफ कुछ ना किया जा सके। आज इजराइल मजबूत है, हम मसीहा की आमद तक मंजिल को पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कोई इस्लाम शिया सुन्नी इस्लाम नहीं है,
اسلام کے جو دہشت گرد ہیں ان کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے خمینی نے ایک پوائنٹ کے اوپر کہا تھا کہ آپ یاد رکھیے گا کہ ایک وقت میں اسرائیل کے لیے سنی اور شیعہ ایک جیسے ہوں گے, ایکولی ٹریٹیبل ہوں گے. وہ وقت آ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس لڑائی میں, جس لڑائی میں اب چیزیں ایلیویٹ ہو رہی ہیں, ایوری بڈی نوز کہ کچھ ممالک کا ٹلٹ اسرائیل کی طرف ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی کلیئر نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ راستے بھی بند ہونا شروع ہو گئے شہر اقتدار کے اور باقی جگہوں کے, یہ دو چیزوں کے انڈیکیٹر ہیں. ایک تو آج کیونکہ پیٹرولیم پرائسز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں میرے خیال میں آج یا کل ہو جائیں گی, تو شاید اس میں کوئی بڑا اضافہ ناگزیر ہے, وقت کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا, سارا کٹ تو غریب عوام کے اوپر لگانا ہے, عمرہ کے اوپر تو لگنا نہیں ہے. ایک تو وہ ہو سکتا ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس انجانی, وہ کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی کہانی ہے, اس جنگ میں جو ہے حکومت جو ہے وہ کودنے کا فیصلہ کر لے, اور وہ ایران جس کے لیے پوری عوام کھڑی ہوئی ہے کل کو پتہ چلے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. تو یہ کہانی ابھی کلیئر نہیں ہے, لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نیشنل پریس کلب کے انتخابات ہیں. ایک تو وہ جویریہ صدیق صاحبہ جو ہے ارشد شریف شہید بھائی کی بیوہ, وہ اپنی سیٹ سے ہار گئی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. کل رات 10 بجے کے الیکشن جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد سے ابھی تک فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ریزلٹس کی. مطلب آپ چیک کریں نا یار, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یہاں پر بھی صحافیوں نے اپنے آپ کو تقریباً بیچ ڈالا ہے, بیچ چھوڑا ہے. کرٹسی نام کی چیز ہی نہیں رہی ہے. تو اب اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر کامنٹ ہونا شروع ہو گئے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آپ یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹے سے پریس کلب کے انتخابات بھی فیئر اینڈ فری ہوں گے. یہ حالات ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے صدیق جان کا اور باقی دوستوں کے کامنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جتنا بھی چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے. اچھا, انہی ساری گفتگوؤں کے بیچوں بیچ ایک دو پکچرز جو ہے سہیل آفریدی صاحب سے منسوب کر کے مکہ مکرمہ کی وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ جو میری انفارمیشن ہے وہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک اسلام آباد کے اندر موجود ہے, اور تھوڑی دیر بعد وہ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ. تو بے پر کی چھوڑنے میں ملکہ رکھنے والے ذرا اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان چیزوں کو بنا دیا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں کامران ٹیسوری صاحب, گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایسے ایمرج ہوئے جیسے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. پہلے تو MQM والے بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 8-9 سال پہلے بڑی کوشش کی انہوں نے MQM میں جگہ بنانے کی. فاروق ستار صاحب نے ان کے لیے بڑے راستے کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ بن سکا. پھر ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر ان کے لیے راستہ بنا, اور اچانک سے پتہ چلا کہ ان کو گورنر لگا دیا گیا. اور اچانک سے پتہ چلا جب وہ افطاری کروا رہے تھے لوگوں کو کہ ان کو ہٹا دیا گیا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ہٹایا گیا ہے. یعنی اس حد تک ایک چیز میں ان کی انڈورس کروں گا. ویسے سچی بات بتاؤں, میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں, پرانے دوستوں میں سے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب بڑے خدا ترس آدمی ہیں. میں جس وقت وہ گورنر نہیں بھی تھے, ایک معمولی سے بزنس مین تھے, اس کے بعد ٹائیکون بنے, اس وقت بھی وہ ڈیلی بیسس کے اوپر 70 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہوتے تھے اپنے گھر کے باہر, اور لوگ آتے تھے اور لے کر جاتے تھے. یہ ان میں ایک کوالٹی ہے. تو باقی چیزیں اپنی جگہ کے اوپر, وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ چھوڑ دیں ساری چیزیں. تو جب وہ جانے لگے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو بھائی جب نکالنا ہی ہے تو بڑے عزت کے ساتھ استعفیٰ لے کے نکال لیں, کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر جن کو لایا گیا ہے ان کی کیا ہی بات. ایک ہم نے وزیر دفاع رکھا ہوا ہے اور اپنے نہال ہاشمی صاحب کو لے آئے, اللہ بھلی کرے. تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. ٹیسوری صاحب بیچ میں جو ہے نا بہت زیادہ اچھل رہے تھے. میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ MQM کی کیا کریڈیبلٹی ہے ایوری بڈی نوز. اس ملک میں حکومتوں کے ساتھ جڑ کر وہ کہاں کہاں فائدے اٹھاتی رہی ہے ایوری بڈی نوز. اور مجھے اتنا بھی پتا ہے ان کو گورنر لگانے کے لیے خود MQM نے ان سے کتنے پیسے لیے, ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے پتا ہے, خود ٹیسوری صاحب نے اپنے منہ سے بتائی تھی. ٹھیک ہے, تو بس چھوڑ دیں. یہ کہانی جو ہے نا بہت طویل کہانی ہے, لیکن اتنا ہے کہ نکالنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ نکال لیں, کیا فرق پڑتا ہے. اچھا جی, سعودی عربیہ ڈیفینس فورسز, اب آ جاتے ہیں ذرا ایران اسرائیل امریکہ وار کے اوپر. سعودی عربیہ ڈیفینس فورسز say they intercepted drone heading towards the Shaiba oil field. Tehran officially rejects all the ceasefire offers. یہ اس وقت لیٹسٹ آ رہی ہیں جی. مجتبیٰ علی خامنائی سے متعلق آ رہا ہے کہ وہ اپنے والد سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں اور جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. امریکہ کا ایک اور جہاز گر گیا ہے, سینٹ کام نے اس کی تصدیق کر دی ہے.
रीफ्यूलिंग जहाज KC-135 इराक में क्रैश कर गया जी। इराक के शुमाली इलाके में फ्रांसीसी फौजी अड्डे को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस हमले में 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी हो गए। ईरान के ताज़ा हमलों में सऊदी अरब में 19 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए जिन्हें जर्मनी मुंतकिल किया गया है। ये मुसद्दका ज़राए से। बगदाद में 2 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह होने की खबरें। ईरान की जानिब से अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े को निशाना बनाने का दावा है। जंग 1-1.5 माह तक जारी रही तो खलीजी ममालिक में शदीद गजाई बहरान पैदा हो जाएगा। न सिर्फ गजाई बल्कि जो फ्यूल क्राइसिस है, ऑयल एंड गैस क्राइसिस है, आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर भी LPG तो नापेद हो गई है। मैं रात उनके चैनल देख रहा था। ये हालात जो है मजीद संगीन हो सकते हैं। हमने तो एक झटके के अंदर 55 बढ़ा दिए ना, आज हो सकता है एक झटके के अंदर 50 और बढ़ा दें, कोई पता नहीं चलना। ये जो कंटेनर्स रखे जाने का सीन है, मुझे लगता है इसके पीछे सारी कहानी यही है। द विक्टोरिया बेस फॉर द अमेरिकन ट्रूप्स नियर बगदाद एयरपोर्ट इज अंडर फायर। ये रात तक हम देख रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद यानी 3:10 पर KPK हाउस इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड करेंगे जी। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीजी करने वाले तमाम टाउट्स को नेशनल प्रेस क्लब इंतखाबात में जर्नलिस्ट पैनल के हामी है और यही वजह नताइज ताखीर का शिकार किए गए हैं, हुए नहीं है, किए गए हैं। ये फ़हीम अख्तर मलिक हैं, ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं, वो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कुछ वायरल बयान मैं शेयर करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत, ज़ियाब लिखती इंतहाई माजत, और ज़ियाब लिखती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये कामरान टिसौरी साहब कहते हैं कि कह सकता हूं कि मुझे किसने हटवाया लेकिन कहूंगा नहीं, सियासत करता रहूंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सियासतदान आप कभी भी नहीं थे सर, आप एक सूबे के गवर्नर थे। आप पता नहीं किस पैटर्न से आए, किस पैटर्न से गए। सच बात यह है कि जैसे ही उन्होंने गवर्नरशिप छोड़ी है वो सीधा प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से दुबई फ्लाई कर गए, इत्तलात के मुताबिक, मुबैना इत्तलात के मुताबिक। ये हालात हैं। तो इसमें आप फर्दर आप क्या सियासत कर रहे हैं और क्या नहीं। अब आ जाते हैं रईसुल टाउटीन। आपको पता है ये नाम किसका है, ये क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं मरीम नवाज की उम्रा रवानगी से मुतालिक मेहर बुखारी का ट्विटर पर सवाल। साफी अगर ये कहे कि मैंने सवाल पूछा था, सवाल पूछने से बेहतर था कि आप वेरीफाई कर लें। ऐसा करेंगे तो क्या साराइयां होंगी। आप देखें आप कितना आसान होता है, आप किसी भी छोटी सी चीज को स्पिन दे दें और वो प्रोपेगेंडा बन जाए। ये एक तो पहले तो ये साफी नहीं है, बंदा चवल सा आदमी है एक, ठीक है। इससे ये पूछें कि ये सवाल पूछना, स्पिन करना और प्रोपेगेंडा करना होता है, और आप जो कर रहे हैं वो क्या है, वो खबर देना होता है। ये फर्क है, ये अप्रोच का फर्क है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, रऊफ क्लासा साहब, इमरान रियाज खान साहब, हामिद मीर साहब एंड डॉक्टर मुशाहिद हसन सैयद साहब, दे आर कमेंटिंग वेरी वेल ऑन एवरी ऑफ द सब्जेक्ट। आपने भी इसके ऊपर जरूर कमेंट करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।